हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा सर के लेटेस्ट एडिशन कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 39 जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज एंड अपना भारत मतलब इंडिया। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और रेगुलर अपडेट्स तो तुरंत पाइए। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रेड से रिलेटेड टॉपिक है। तो समझते हैं कि आखिरकार ये गैट और डब्ल्यूटीओ क्या है। तो शुरुआत हुई कि बेस से, और बेस में सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई बता दो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अब देखिए, कुछ काबिल कहेंगे कि भाई मुझे तो पता है कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है, कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। तो मैम अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे गैट का बता दीजिए फुल फॉर्म। तो जिन्हें पता है उनके लिए बढ़िया, जिन्हें नहीं पता उनको बताऊं, इसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये गैट और डब्ल्यूटीओ क्या दो अलग अलग बॉडीज हैं? तो मैं कहूंगी नहीं, पहले था ये गैट और यही ट्रांसफॉर्म होके बन गया डब्ल्यूटीओ। आप कहेंगे ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है, तो हिस्ट्री रच गई। ठीक। तो आप कहेंगे बना क्यों? तो बना इसलिए कि बहुत ज़रूरतें थी कि भाई इतने सारे जो देश थे वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो रहे थे ट्रेड को लेके। इतनी तेज़ी से जो है सारी ग्लोबल इकोनॉमी एक साथ आ रही थी। समझे? इंटरडिपेंडेंस बहुत थी और ट्रेड पे डिपेंडेंस बहुत थी, इसलिए इसका आना भी बहुत ज़रूरी था। हम्म। और इसके आने के बाद बात ये हुई कि भाई पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है ऑर्डरली बहुत तरीके से चलने लगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलने लगा, है ना, घपले वगैरह कम दिखने लगे। उसके साथ भाई और भी बहुत फायदे हुए। और ये पहला ऐसा अटेम्प्ट लिया गया था कि हम किसी तरह से एक बढ़िया एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसको बनाएंगे जहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रेड हो सकता है, मतलब अलग अलग देश ट्रेड वगैरह करे, जिसमें सारे देशों को भी फायदा हो, ट्रेड भी ग्लोबल बढ़े। तो इस सोच से इस बढ़िया सी ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया। तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, हमने तारीफें सुन ली हैं आपके मुंह से। अब आप ये बताइए कि आखिरकार ये गैट की जगह क्यों आया, गैट में क्या दिक्कत थी जब वो नॉर्मल चल रहा था? तो मेरा आपको आंसर ये होगा कि भाई गैट की जगह तो ये इसलिए आया क्योंकि ये गैट से ज्यादा ब्रॉड है अपने काम में, अपने एरिया ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ टेरिफ या नॉन टेरिफ बैरियर्स तक नहीं सीमित है देशों के बीच में, बट ये ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज अगर होते हैं ना तो उनको भी देखता है। करीब 150 150 जो और कंट्रीज हैं उनसे, उनके अंदर भाई जो भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी ये देखता है। और उसमें से भी 150 में से आपको बताऊं जितनी कंट्रीज है उसमें से 2/3, 2/3 जो देश हैं वो तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे अपनी इंडिया। हम्म। तो ये है कुछ वजहें जो हमने आपको बता दी। उसके बाद और भी ये चीज़ समझिए कि इतने सारे एरिया में एक साथ लोगों को अग्री करना, इतनी कंट्रीज को संभालना, दिक्कतों को देखना, तो ये इतना आसान काम नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले 20 सालों में देखने को भी मिला है कि इसने अपना काम बढ़िया तरीके से किया भी है। काफ़ी अच्छा इसने काम किया है नॉन टेरिफ बैरियर्स को हटाने में। कि टेरिफ बैरियर तो चलो सामने आ जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके हो जाता है कि इतना टेरिफ लगाएंगे उतना टेरिफ लगाएंगे, लेकिन नॉन टेरिफ बैरियर्स नहीं आने चाहिए। तो इसने बहुत अच्छा ट्रेड के अंदर नॉन टेरिफ बैरियर्स को रुकावट बनने से एलिमिनेट करा है। उसके साथ यहाँ पे ब्रॉड लेवल जो कंसेंसस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, इन्वेस्टमेंट मेजर्स को लेके, उसके साथ यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड का सेटअप, ताकि यहाँ पे ये बोर्ड क्या करेगा, जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उन सबको प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इसलिए ये बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताऊं इसके बारे में बातें, तो डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे इस बात को पॉसिबल किया है कि ग्लोबल ट्रेड अब यहाँ पे 150% तक ज्यादा बढ़ा दिया है 1990 के बाद। मतलब 1990 के बाद 150% तक ग्लोबल ट्रेड और बढ़ गया है। समझे?
ये बात समझ रहे हैं? हाउ एवर वेयर हैज इट गॉट स्टक, अब यहाँ रुका कहाँ ये मामला? इट हैज गॉट स्टक इन द मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ये जो मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव है ना, यहाँ ये थोड़ा सा रुक गया है ना। कि मतलब मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव का मतलब मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अभी समझो, मैं सब समझाती हूँ कि आज हम मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव का मतलब में, मार्केट एक्सेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है? मार्केट एक्सेस का मतलब हुआ कि गुड्स और सर्विसेज के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए एक दूसरे देशों में, मतलब अलग अलग देशों में भाई कैसे, जैसे मान लो कि बात बताओ कि बाहर ही कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो हमारे देश भारत के अंदर कैसे मार्केट में आएगी, एंटर करेगी और किस तरीके से अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बेच पाएगी, इसे बोलेंगे मार्केट एक्सेस। जैसे हम लोग चाहते हैं अफ्रीका मार्केट में जाना, एक्सेस करना वहाँ पे, इसे बोलते हैं मार्केट एक्सेस। समझे? तो मार्केट एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अक्रॉस कंट्रीज, इसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो है एग्रीकल्चर, क्या है? एग्रीकल्चर। दूसरा है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, जिसे हम लोग नामा बोलते हैं, क्लियर? और तीसरा जो है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, जिसे हम लोग गैट्स बोलते हैं, GATS, गैट्स बोलते हैं। ठीक, तीनों चीजों के बारे में बता दिया मैंने अच्छे से। तो ये होती हैं 3 कैटेगरी यहाँ पे मार्केट एक्सेस की। तो कहाँ कहाँ बंदा जा सकता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने जा सकता है किसी देश के अंदर, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस हो गया, और तीसरा जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। तो 3 चीजें होती हैं, हम सबको पता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे याद भी हो जाएगी। अब देखो भाई, जो मार्केट का एक्सेस करने में एग्रीकल्चर की पहले वाली कैटेगरी जो है, एग्रीकल्चर के अंदर जो इशू है मार्केट एक्सेस का, इसे एड्रेस करा गया इन अ यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। क्या हुआ? यूरुग्वे में एक राउंड हुआ नेगोशिएशंस का, वहां पे इस इशू को, कि भाई एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सेस के इशू को यहाँ एड्रेस करा गया, बट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग ऑल द एरियाज इन द दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन। लेकिन अगर हम देखें तो अच्छी तरीके से क्या हुआ कि जो जितनी भी ये तीनों ही कैटेगरीज को, है ना, ये जो इश्यूज है ना, इन सारे इश्यूज को एड्रेस करा गया था दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में। ठीक है, दोहा में जब राउंड हुई थी, मीटिंग हुई थी, वहां पे जो है इन नेगोशिएशंस में चीजों को डिस्कस करा गया, एड्रेस करा गया इन इश्यूज को। और जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल डेडलाइन थी दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन की कंक्लूजन की, इसे कह दिया गया था कि ये 1 जनवरी 2005 है। कब? 2005, 1 जनवरी 2005 की फाइनल आप देख लो, फाइनल जो है अब जो है कंक्लूजन पे आना ही आना है, डेडलाइन दे दी गई थी। और लेकिन आप जानते हैं टाइम पे तो कोई काम जल्दी होता नहीं है, तो ये जो है ना, ये डेडलाइन मिस कर दी गई थी। तो सेकंड अनऑफिशियल डेडलाइन को अनाउंस किया गया था, वो थी दिसंबर 2006, दिसंबर 2006। और सारी लेकिन हंसी की बात तो ये है, ये भी मिस हो गई, सारी की सारी डेडलाइंस को मिस कर दिया गया, और अभी तक यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा बहुत ज़रूरत है सब में एग्रीमेंट होना, एक ट्रांसपेरेंट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है आपस में 1-2 कंट्रीज के बीच में हो जाए तो काम चलाओ काम हो जाएगा, सबके बीच में होना पड़ेगा, मैक्रो लेवल पे होना पड़ेगा। और ज़रूरत यहाँ ये भी है कि भाई जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कि भाई जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन को की ज़रूरत है, वो भाई यहाँ पे लागू होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशन से एकदम क्रॉस करके कुछ भी उसमें डाल दिया है, तो सब कुछ बहुत काम से होना चाहिए। इवन देखिए हुआ क्या था ना कि जो ग्लोबल क्राइसिस आई थी, है ना, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, हालांकि हमने पीछे भी बहुत बार करी है। तो ग्लोबल क्राइसिस ना, इसने जो देशों का अटेंशन था, है ना, उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है क्या नहीं है, कि भाई पहले भी आपको बताया था कि सारे के सारे देश सोचने लग गए थे कि हम बस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ले आए, हम अपने देश को यहाँ पे अपने हिसाब से देखें, अब हम जरा ट्रेड वेट कम कर दें, ताकि भाई हम दूसरे पे डिपेंड ना हो और ना ही हमारे यहाँ क्राइसिस आए। तो ये जब सोच आ गई थी लोगों के, देशों के दिमाग में, तो उन देशवासियों ने, देशवासी क्या कह रही हूँ, वहाँ की सरकारों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि ट्रेडिंग से, ये मल्टीलेटरल ट्रेडिंग से थोड़ा कटना शुरू कर दिया था। इस वजह से उस टाइम पे थोड़ा मामला हिल गया था, क्योंकि ये बॉडी तो देखती है मल्टीलेटरल ट्रेड को, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बात आगे आती है कि व्हाट आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू द कंक्लूजन ऑफ द दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन। क्या रहे बताओ भाई, क्या रहा मामला, क्या रहा? अब देखो, मेन जो बोन है, जो मेन मजबूती कंटेंशन की, ये यूएस के बीच में है, यूरोप के बीच में है और जापान के बीच में है। ये तो एक तरफ हो गए, यूएस यूरोप जापान एक तरफ हो गए, ठीक है, और इंडिया चाइना और दूसरे दूसरी तरफ हो गए, है ना। अब यहाँ पे समझो, द बोन ऑफ कंटेंशन इज बिटवीन द यूएस यूरोप एंड जापान ऑन द वन हैंड एंड इंडिया चाइना एंड अदर्स ऑन द अदर हैंड, नॉट एबल टू अराइव एट कंसेंसस ऑन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ ओपनिंग द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एक तरफ तो मैंने बता दिया कौन कौन है और दूसरी तरफ कौन कौन है। अब मसला इस तरीके का है कि कोई एक प्रॉपर एग्रीमेंट बीच में निकल के नहीं आ रहा है जिसमें ये हो कि हाँ भाई, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी यहाँ पे खोला जाए, इनका भी प्रॉपर तरीके से ट्रेड हो। तो अब भाई क्या करे, करे क्या ना करे। अच्छा एक चीज़ और, तो भाई जो ये मोडस ऑपरेंडी है ना, तो हम लोग अक्सर सुनते हैं, बताया मैंने कई बात है, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है मेथड, तरीका, रास्ता, ठीक है, अ वे, अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो मामला चल रहा है, इस चक्कर में कोई एक प्रॉपर तरीका निकल ही के नहीं आ रहा है, कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉपर तरीके से ओपन करा जाए, ठीक है। स्पेशली व्हाट आर द इश्यूज इन एग्रीकल्चर। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, नहीं निकल के आ रहा है तो कोई वजह तो होगी ना, कि क्या इश्यूज आ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर कि भाई नहीं ओपन करा जा रहा है। तो आइए एक करके क्लियरली समझाती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, एसपी मतलब स्पेशल प्रोडक्ट्स। देखिए ये एक मानने वाली बात है कि यहाँ पे एक कैटेगरी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, मैंने आपको बताया। और हमारे देश के अंदर अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई ये लोगों की जिंदगियों के साथ भी खेल सकता है। कितने बड़ी मात्रा में किसान हमारे यहाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि इट इज ब्रॉडली अग्रीड दैट देयर वुड बी अ कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइवलीहुड कंसर्न विच ओवर विच देयर वुड बी नो रिडक्शन इन टैरिफ, जिसके अंदर भाई टैरिफ के का रिडक्शन कोई कर ही नहीं जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर। तो पहला इसके अंदर पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, पहला पॉइंट ये है कि इट इज नॉट द कैटेगरी बट इंक्लूजन ऑफ मेनी एग्रीकल्चर गुड्स बाय इंडिया एंड अदर्स विच इज नॉट एग्रीगेबल बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो भाई ये कैटेगरी तो रहेगी नहीं, एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो कैटेगरी नहीं है, बट इसमें क्या है कि बहुत सारे एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं उसे इंडिया इंक्लूड करेगा या दूसरे देश इंक्लूड करेंगे, और इस बात पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मानेंगी नहीं। तो पहली वजह ये हो गई इशू की। दूसरी वजह क्या है? दूसरी ये है कि गिवन द लार्ज एग्रीगेरियन बेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, रोल बैक ऑफ टेरिफ लाइंस में बी एडवर्स इम्प्लीकेशन। अब मामला क्या है, देखो भाई, आप जैसा कि जानते हो कि जो इंडिया है है ना, तो ये सब क्या है कि ये सब कंट्रीज, ये ब्राजील है, इन सब कंट्रीज में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा एग्रीगेरियन बेस है इन इकोनॉमीज़ का, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि टैरिफ का जो रिडक्शन है, इससे हो सकता है अगर हम टैरिफ को रिड्यूस करने लग जाए डेवलप्ड कंट्री की बात मान के, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही एडवर्स इम्प्लीकेशंस देखने को इसके मिलेंगे, ठीक। तीसरा इशू क्या है? तीसरा ये है कि इंडिया में करीब 700 टैरिफ लाइन है एग्रीकल्चर के अंदर, एंड नॉट मोर देन 2% वुड बी कवर्ड एज एसपी। 700 है लेकिन 2% से ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 2% ही सिर्फ जो है स्पेशल प्रोडक्ट के तौर पे कवर किया गया है, समझे। तो ज़रूरत तो ये बहुत ज़्यादा है ना कि एग्रीकल्चर गुड्स को पहले स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर डालो, एसपी कैटेगरी में डालो, तब तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मतलब 700 में 2% कितना कितना कम हो गया, मतलब 14, सिर्फ 14 लगभग, है ना, मतलब थोड़ा बहुत होगा, 20 के आसपास मान लो, समझे। अब चौथा इशू क्या है? चौथा इशू ये है कि इंडिया हो चाहे ऐसी दूसरी कंट्रीज हो, देखो चीजें तो आगे बढ़ानी बढ़ानी, बट ये चीज समझिए कि जो रोल बैक है, जो ये डिक्रीमेंट है टैरिफ के अंदर, वो धीमे 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 हो, एकदम से ना हो जाए। वक्त के साथ होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के पास इतना समय होगा कि वो इस डिक्रीज के साथ एडजस्ट कर सकेगा,
समझ रहे हैं? कि घर में अगर किसी से बतियाने बैठे हैं और ईयरफ़ोन एकदम से दिन-रात 24 घंटे लगाने बैठ गए, तो घरवालों को आदत नहीं होगी, आप जो है पीट दिए जाएँगे। लेकिन अगर धीमे-धीमे, धीमे-धीमे 2-2 घंटा लगाते-लगाते फिर 12 घंटे के ईयरफ़ोन भी लगने लग जाती हैं, तो एडजस्टमेंट हो जाता है, जो हर जगह होता है ना? तो भई एडजस्टमेंट जो है बहुत ज़रूरी है और ये धीमे-धीमे ही टैरिफ को कम किया जाए, ताकि वक़्त के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर भी एडजस्ट करने लगे। उसके बाद समझिए, नेक्स्ट इश्यू ये है कि जो अभी का लेवल है टैरिफ का इंडिया के अंदर, ये 100% है ना? प्रोटेक्शन इज़ फाइन। देखो, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना तो सही होता है, बट ओवर प्रोटेक्शन, इससे क्या होता है? ओवर प्रोटेक्शन से तो रिलेशनशिप नहीं चलते, यहाँ पे तो देश की इकोनॉमी की बात आ जाती है। सो प्रोटेक्शन इज़ फाइन, बट ओवर प्रोटेक्शन गिव राइज़ टू कॉम्प्लिकेसी। तो ये प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो कुछ दिक्कतें हैं। उसके बाद नेक्स्ट इशू क्या है? नेक्स्ट इशू ये है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसे ज़रूरत है एक अच्छी, एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी की। ज़रूरत और क्या है हमको? हमको ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक फार्मिंग करें, रिसर्च की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, समझे? लेकिन अगर इतना प्रोटेक्शन किया जाएगा तो ये सब उल्टा काम पड़ जाएगा, जो हम चाह रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या है? नेक्स्ट इशू ये है कि ओवर प्रोटेक्शन जो हमारा हो रहा है उसके अंदर, तो ओवर प्रोटेक्शन की वजह से जो है इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं निकलेगा कुछ फ़ायदा हो। इससे अगर हम कहें कि बहुत ही लाखों लोगों की ज़िंदगी सही हो जाएगी, तो वो सब नहीं होगा। जो जो गरीब रह रहे हैं उससे कोई उनका फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम थोड़ा प्रोटेक्शन लेवल अगर हम कम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एकदम ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएँगे, जो आज की डेट में है वो एकदम ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है, है ना? लेकिन हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट और आने लग जाए। तो लोअर करने से प्रोटेक्शन लेवल ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट दिक्कत क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको बहुत सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ में चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अपने दिमाग में एक ब्रॉड पिक्चर रखनी पड़ेगी कि आखिरकार कैसे हमें नेगोशिएट करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। समझे ना? कि धीमे-धीमे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इकोनॉमिक तरीके से हम अच्छे तब होंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, ट्रेड को लेके पॉलिसी होगी जो ट्रेड को बढ़ावा देगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। समझ रहे हैं आप? और आखिरी इसके अंदर ये दिक्कत है कि इफ दिस इज रिजल्टिंग इन स्टेलमेट, a way can be found around by by moving a bit from their stand. Remaining adamant or stuck is not wisdom and not the way going forward. अभी देखो, अगर मान लो ये चीज़ें खराब हो भी जाती हैं, 1% अगर हम मान लें, तो थोड़ा और घुमा फिरा के कोई और चीज़ करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ आज है, अगर वहीं रुके रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ दिक्कत का सामना ही करना पड़ेगा। तो इतना कहना चाहते हैं इस स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर दिक्कतों में, ठीक है? अब नेक्स्ट आया जिसका नाम है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, SSM। अभी ये क्या है? देखो, ये ऐसा मैकेनिज्म है WTO के अंदर, जहाँ पे उन कंट्रीज़ का एक तरीके से एडमिशन होता है, या कह लो वो कंट्रीज़ के अंदर होती हैं जो कि नेट इम्पोर्टर हैं फूड की। मतलब ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ मान लो जो फूड वगैरह को इम्पोर्ट करती हैं, ठीक है? इनके यहाँ कमी होती है थोड़ी सी, सफिशिएंट नहीं होती तो इम्पोर्ट करती हैं फूड को। इसके अंदर क्या है कि इनकी एबिलिटी है टू ब्लॉक इंपोर्ट इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, को एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में इंपोर्ट्स को ब्लॉक कर सकती हैं, एज मे बी डिसाइडेड बाय द कंट्रीज। और आसान शब्दों में आपको समझा दूं, ये एक प्रोटेक्शनिस्ट टूल है। WTO के अंदर क्या है? प्रोटेक्शनिस्ट टूल है कि कंट्रीज को प्रोटेक्शन देता है। कौन सी कंट्रीज को? डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप अपना टैरिफ जो है वो टेम्परेरी, मतलब कुछ वक्त के लिए इंक्रीज कर सकते हो, ताकि इंपोर्ट जो है थोड़ा सा रोका जा सके या प्राइस फॉल रोका जा सके। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इंपोर्ट दैट कॉज डैमेजेस टू द कंट्रीज फार्मर। ये स्पेशली किसके लिए होता है? एग्रीकल्चर इंपोर्ट के लिए होता है, कि भाई इतना ना इंपोर्ट आ जाए कि जो देश के फार्मर है उनको दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उनके लिए होता है। तो आप कहेंगे कि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत भाई साहब यहाँ है कि इंडिया चाहता है मैकेनिज्म, है ना, इसमें चल आ जाए, एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन
देखिए ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोविजन है, ये वीक इकोनॉमी के लिए है, जिनके पास इतना सफिशिएंट खाना नहीं होता। लेकिन इंडिया तो हमारा अच्छी कंट्री में आ गया है ना ये। अब तो इंडिया जो है वो मजबूत है, थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स में। और अब इम्पोर्टर नहीं है फूड ग्रेन्स का। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है तो अलग की बात है, नहीं तो हम ही लोग दान दे देते हैं, समझे। तो ये इशू है। तीसरा देखिए, तीसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एएमएस। थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझ लीजिएगा। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो डोमेस्टिक सब्सिडीज दी जाती है ना, किसको? एग्रीकल्चर को। ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे ये है कि ये कैरेक्टराइज्ड है फर्स्ट बाय डी मिनिमस रूल। अब ये डी मिनिमस रूल किस चिड़िया का नाम है भाई? ये डी मिनिमस, मिनिमस का मतलब कम। तो ये जो डी मिनिमस रूल होता है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट जो तब भी दिया जाएगा अगर ये सपोर्ट ट्रेड को डिस्टॉर्ट करे या पुल करे या रोके तब भी। और ये कितना है? ये 5% है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, उसके आगे भी चीज़ें हैं, किताब भर का समझ लीजिए। एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये 5% जो है मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का, और ये पूरा कुछ आता है। अभी समझो इसके अंदर पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि इसके साथ इन एडिशन इंक्लूडेड आर द वेरियस बॉक्सेस। अब इसके साथ कुछ बॉक्सेस वगैरह को, सब्सिडी के कुछ बॉक्सेस को भी इंक्लूड किया गया। ये आप सुनते रहते होंगे कि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब सुनते रहते होंगे। एम्बर बॉक्स, ये 3 बॉक्स सुने कभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ग्रीन, ब्लू और गायब हो गया, ग्रीन, ब्लू और तीसरा क्या मैंने बताया था? एम्बर। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। देखो, जो ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी होती है ना, ये दी जाती है लाइवलीहुड और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की चीज़ें हैं उनके ऊपर। तो ग्रीन ग्रीन है, समझ लीजिएगा। ब्लू बॉक्स की जो सब्सिडी होती है ना, वो दी जाती है टू लिमिट प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, है ना, लिमिट करने के लिए प्रोडक्शन कुछ क्रॉप्स का। और जो एम्बर बॉक्स की सब्सिडी होती है ना, वो दी जाती है ताकि आउटपुट जो है कुछ क्रॉप्स का उसे बढ़ा सकें, एक्सपैंड कर सकें। तो इन तीनों बॉक्सेस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पे सारी कंट्री अग्री कर रही हैं ये ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडी को लेके, और ये कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूशन में रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी सब्सिडीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इनसे हट नहीं पा रही हैं, और इससे कह रहे हो कि भाई एक परसेप्टेबल रोल बैक नहीं अलाउ हो रहा है। रोल बैक का मतलब होता है कि एक जो जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। तो अब सब लोग अग्री करोगे तब तो जो है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाओगे ना। तो ये हो नहीं पा रहा है प्रॉपर। अभी कुछ रोल बैक का मतलब डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये करा गया है, उसके बारे में बता रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ोगे। अब बात आई सिर्फ इंडिया की। तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, देखिए यहाँ पे जितनी भी सब्सिडीज दी जाती हैं वो सारी की सारी ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं। इसमें कोई भी रोल बैक की ज़रूरत है ही नहीं। कोई ऐसे भी आगे अगर देखें डिक्रीमेंट वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। और या आगे इससे कहें, इससे हटने की, बढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ सारी की सारी ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ये है कि भाई अब वो लोग क्या करें, उनके पास तो और भी बॉक्सेस है ना। तो अब वो क्या करें? तो भाई उनके साथ प्रॉब्लम है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और प्रॉब्लम यही है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज के साथ मेन दिक्कत है, एंड दिस वेयर दे विल नीड टू फॉरवर्ड इफ दे वांट टू ब्रेक द इम्पेस। अगर अब इन्हें आगे बढ़ना है, चीज़ों को सही करना है, तो भाई इन्हें आगे भी बढ़ना होगा खुद, है ना। अब ये सोचें कि ऐसे ही हम जैसे चल रहे हैं ऐसे चलने देते हैं तो नहीं हो पाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पे इसके अंदर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी कंडीशंस, ये क्या है? SPS इसे बोलेंगे। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एग्रीकल्चर के जो गुड्स होते हैं, जिन्हें एग्रीकल्चरल गुड्स कहते हैं, उनके ऊपर लागू होती हैं, ऑफ अडेयरिंग टू नॉर्म्स ऑफ सैनिटेशन। अभी किसको रिलेटेड हो रही है? ये सैनिटेशन,
से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है, हाइजीन से रिलेटेड बात हो रही है। अडहेरिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? अडहेरिंग का मतलब होता है स्टिक, कि मतलब ये किससे रिलेटेड है। तो भाई ये एग्रीकल्चर गुड्स जो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि दीज आर कंडीशन इम्पोज ऑन एग्रीकल्चर गुड्स ऑफ एडहेरिंग टू नॉर्म्स ऑफ सैनिटेशन, ठीक है, सफाई, हाइजीन, यूज ऑफ चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा बिफोर इंटरिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे समझो पहला क्या है कि दीज कंडीशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर अफेक्टिंग ट्रेड ऑफ सच गुड्स। अब ये जो कंडीशंस हैं ये देखो ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या कहना चाहते हो? सैनिटेशन क्या, हाइजीन क्या, समझे? तो ये कुछ बात सही से नहीं कह रही है ना। और मतलब ये डिस्क्रिमिनेटरी है अपने नेचर में, भेदभाव वाली है, तो इससे ट्रेड वगैरह इन सारे गुड्स का यहाँ पे अफेक्ट करता है। दूसरा, इंडिया स्टैंड इज नॉट अगेंस्ट एसपीएस कंडीशंस। इंडिया का जो स्टैंड है वो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी कंडीशंस के अगेंस्ट नहीं है पर से, बट दैट दे शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। ये दिक्कत इंडिया को नहीं है कि ये जो कंडीशंस हैं ये लागू हम नहीं करेंगे ये वो, बस इनको इंडिया को ये है कि ये कंडीशन जो बताए गए हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बताओ, तो यूनिफॉर्म तो है, सबके लिए लागू हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हुई, नहीं किसी पे लागू हो किसी पे नहीं लागू हो, ठीक है। और आखिरी में इशू ये है कि इट कैन दस बी सीन देयर एज थॉर्नी इश्यूज। भाई ये एक तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण है। और भाई कैसे इन सारे इश्यूज को सॉल्व करें, सब लोग अग्री करें, है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल है। बट जो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशन का जो कंक्लूजन है ना, ये पॉसिबल होगा ही नहीं तब तक जब तक के लिए एग्रीकल्चर की फील्ड में चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती सबके बीच में, ठीक है। तो ये हमने कुछ इश्यूज की भी बात कर ली। तो ये तो हमने एग्रीकल्चर वाला सब कुछ समझ लिया बहुत अच्छे से। अब दूसरा वाला मैंने स्टार्टिंग में याद है कैटेगरी बताई थी जब, तो दूसरे वाली जो कैटेगरी वो बताई थी वो क्या था? इश्यूज इन नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, है ना। नामा की तो कैटेगरी दूसरी बताई थी ना, पहले एग्रीकल्चर फिर नॉन एग्रीकल्चर। तो नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस जो है ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम दिक्कत दे है ना। बट लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको ज़रूरत है यहाँ पे भी सोच विचार की, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक एक करके यहाँ के भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है लेस दैन फुल रेसिप्रोसिटी। अब LTFR। अब क्या है कि लेस दैन फुल रेसिप्रोसिटी। अभी आपको समझाती हूँ कि पहले कि ये जो रेसिप्रोसिटी है इसका मतलब क्या होता है। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस एक्शन या इन्फ्लुएंस, म्यूचुअल डिपेंडेंस आपस में, समझे, म्यूचुअल एक्सचेंज प्रिविलेजेस का कि मतलब दोनों कंट्रीज को यहाँ बकायदा इज्जत दी जा रही है, प्रॉपर जो है आपस में एक्सचेंज हो रहा है ये, ठीक है। इतनी बात समझ हो गई। तो इसमें अब पहला क्या है? पहला है लेस दैन फुल रेसिप्रोसिटी। तो अभी क्या है समझो, ये कहने का मतलब है कि भाई एक सबको एक साथ आना पड़ेगा म्यूचुअली, और इस बात पे अपने आप को रजामंद करना पड़ेगा कि जो टैरिफ होते हैं ना, टैरिफ टैरिफ जो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स में होंगे इनको डिक्रीज करा जाएगा। कौन करेगा डिक्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज भी करेंगी और डेवलप्ड कंट्रीज भी करेंगी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा कम डिक्रीज करेंगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई, ताकि इनको थोड़ा फायदा भी हो जाए, डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये, तो इनको ये प्रिविलेज मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंसस ऑन द फॉर्मूला ऑफ रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस। अभी यहाँ पे सब साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, ये फॉर्मूला पे कि भाई टेरिफ को कम करना चाहिए प्रोडक्ट लाइंस के अक्रॉस या अकॉर्डिंग। तो पहले जो स्विस फॉर्मूला आया था ना, स्विस फॉर्मूला ऑफ हायर द टेरिफ हायर द डिडक्शन, ठीक है, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो स्विस फॉर्मूला आया था वो उस समय डेवलपिंग कंट्रीज को मंजूर नहीं था कि जितना ज़्यादा जो है वो आपका टेरिफ होगा उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, तो ये नहीं था। तो इस मामले पे थोड़ा मसला फंस रहा है। तो अब तीसरा जो आपने आपको बताया कि भाई ट्रेड इन सर्विसेज, है ना, ये तो हमने एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर की बात करी। अब अगर ट्रेड इन सर्विसेज की बात कर ले तो इसका क्या, सर्विसेज का क्या? तो देखिए इंडिया जो है वो एग्रीएबल है इन प्रिंसिपल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एड्रेसिंग 4 मोड्स।
अब देखो, चलो भाई, चलो जो इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं सर्विसेज को ट्रेड को लेके, अब उनके बारे में समझेंगे, है ना। एड्रेसिंग द 4 मोड्स, अब कौन कौन से जो 4 मोड हैं उनके बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। ये तो कुछ और आ गया, ठीक है। तो पहला मोड आपको समझाती हूँ। हाँ, पहला मोड कहता है कि नीदर द सर्विस प्रोवाइडर नॉर द सर्विस सीकर फिजिकली मूव्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, कि भाई जो सर्विस दे रहा है और जो सर्विस ले रहा है, ये दोनों में से कोई भी अपनी कंट्री को छोड़ के नहीं कहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा, फिजिकली इधर उधर नहीं होगा। बट सर्विसेज गेट रेंडर्ड, कि बैठ वो अपनी कंट्री में बैठे, हम अपनी कंट्री में बैठे, मतलब जैसे मान लो कि मैं और कोई या आप और कोई सामने वाली की कंट्री में आप कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उस कंट्री में नहीं गए, वो आप ही कंट्री में नहीं आया, लेकिन सर्विसेज तब भी दे दी गई, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप ही 100 बता देंगे। कॉल सेंटर है, ठीक है। अब कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए, कॉल पे बात करके कर दी। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यही होता ही है कॉल सेंटर टाइप का। आपका फिर केपीओस, केपीओस क्या होते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फिर आते हैं एक एलपीओस, बीपीओस तो बड़ा सुने होंगे, सब सुने हैं कभी, कमेंट में बताइएगा। एलपीओस मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और फिर आता है एमटीओस मतलब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन आउटसोर्सिंग। समझे। तो पहला तो ये मोड हो गया। दूसरा मोड क्या है, दूसरा मोड है फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस सीकर फॉर रेंडरिंग सर्विस बट नॉट परमानेंट कमर्शियल इंटरेस्ट। देखो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री बंदा गया, ठीक है, अपनी सर्विस देने के लिए, लेकिन परमानेंट कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसका। एग्जाम्पल समझाती हूँ क्या। एग्जाम्पल ये कि मान लो कि एक डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए इंडिया से बाहर गया, कोई उसका पेशेंट होगा इंडिया के बाहर, उसको उसने देखा, लेकिन वो वापस से इंडिया आ गया है, ठीक है। तो मोड 2 है ये। अब मोड 3 क्या है ये समझिए। मोड 3 है कि सेम एज मोड 2, मोड 3 भी मोड 2 की तरह है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि परमानेंट मूवमेंट रहेगा कमर्शियल पर्पस के लिए। वहां पे डॉक्टर जा रहा था, अपने पेशेंट को देख के वापस आया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे परमानेंट जो है आपका मूवमेंट है ना। ये परमानेंट मूवमेंट है कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली सेटिंग अप कॉलेज इन इंडिया, कि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटी सीधा सीधा आई और यहाँ कॉलेज इंडिया के अंदर इसे सेटअप करो और यहाँ पे सर्विसेज अपनी दे रही है। तो मोड 3 हो गया। और आखिरी में मोड 4 क्या है, ये यहाँ ये चीज़ें जहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट लाई करते हैं फ्री मूवमेंट में लोगों के अक्रॉस जियोग्राफीज फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की यहाँ पे कि भाई इंडिया का ये सीन है कि आराम से लोग इधर जाएं उधर जाएं, है ना, इधर से उधर जाएं एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। तो 4 मोड्स जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब ये समझिए कि जो मैंने अब बताया, इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रेजेंटली प्लेस्ड है। तो अभी मामला कुछ इसी तरह से चल रहा है। और पहले की बात तो खैर अलग थी अभी, लेकिन क्राइसिस के बाद इस चीज़ में कुछ बदलाव दिखे हैं, चेंजेस हुए हैं, चीज़ों में बदलाव आए भी हैं। और जो मल्टीलेटरल ट्रेड है, यही एक लौता तरीका ऐसा देखा जा रहा है कि भाई जो इकोनॉमीज है ना, इनको इतने जो रिसेशन में फंस गई है, इनको बाहर लाने का। हमने आपको पहले बताया कि ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ दिक्कतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी और बर्बाद होगी, बल्कि मल्टीलेटरल ट्रेड ही से चीज़ें बाहर आएंगी, मतलब इकोनॉमी और मजबूत होगी। तो देखिए, अभी बहुत कुछ है, डिपेंड करता है कि किस तरह से कंट्रीज अगला नेगोशिएशन देखती हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। अभी देखो, देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द पास्ट राउंड्स। पुरानी चीज़ों से, जो पुरानी नेगोशिएशंस हुई हैं, पास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुई, उनसे कई चीज़ें समझने की, सीखने की ज़रूरत है। और ये हो सकता है भाई मददगार साबित हो आगे आने वाले वक्त में। जैसे कि पहला, इट इज़ अ मैक्रो प्लेटफॉर्म ऑफ नेगोशिएशन। भाई यहाँ पे क्या होता है, ये एक बड़े लेवल पे हर कंट्री इन्वॉल्व है। हर एक कंट्री को ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टाइम में कितने फ़ायदे होंगे, है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, लॉन्ग टाइम में ओवरऑल उस कंट्री को कितने फ़ायदे होंगे, उस तरह से सोचे। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये देखना चाहिए कि क्या ट्रेड से भाई ट्रेड ट्रेड के अंदर हमारे यहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, ठीक है, कितनी हम और चीज़ें और ओपन कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक हम और चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा, कि पास्ट में नथिंग वॉज अग्रीड टिल एवरीथिंग वॉज अग्रीड, है ना, कि भाई सब कुछ नहीं अग्री होता था तब तक के लिए कुछ नहीं अग्री होता था। तो इस अप्रोच को सिर्फ और सिर्फ मतलब
सिर्फ इससे क्या होता है ना कि इससे सिर्फ बहुत लंबा वक्त ही लगता है और कुछ नहीं होता है कि सब कुछ ही अग्री करेंगे तभी अग्री करेंगे, नहीं तो नहीं अग्री करेंगे, ऐसे थोड़ी है। हर जगह पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चीज़ों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ज़रूरत ये भी है कि जो कंटेंशियस और नॉन कंटेंशियस इशू हैं उन्हें अलग करें। ठीक है, इनकी कुछ सब कमेटीज बनाई जाएं जो इन सारे इश्यूज को जो है सॉल्व करने लगे, है ना। अब आप बोलोगे कि मैम अब कुछ ना कुछ आप ऐसा टर्म बोल देती हैं कि इसका मतलब ही नहीं पता, तो कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, है ना, जो हीटेड आर्ग्यूमेंट वाले जो होते हैं। तो ऐसे जो इश्यूज हैं उनको अलग, और जो कुछ गर्मा गर्मी वाले नहीं है उनको अलग। अब जो ओवरऑल अप्रोच है वो ऐसा ना देखा जाए कि ये एक बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है ग्रुप के लिए कि हम जितना चाहें अपनी बात मनवा लें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट इसको देना चाहिए कि सबके लिए अच्छा क्या हो सकता है, फेयर फॉर ऑल। मतलब ये नहीं कहते अग्री करते हैं कि चलो भैया घूमने चल रहे हैं तो बताओ सब लोग क्या खाओगे, तो ये थोड़ी ना कि कितने लोगों को मैं अपनी मर्जी का खाना खिला दूँ, ये नहीं होना चाहिए ना। बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ना सोचो, सोचो सबका अच्छा हो, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। अब तो ज़रूरत जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और मल्टी ट्रेडिंग को है भाई, ये छोटी बात तो है नहीं, है ना। अभी ये बढ़ता ही जाएगा सीन, तो बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी ये है कि फिर से जो है कंक्लूजन हो दोहा राउंड का, ताकि ये फिर से जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है आगे बढ़ सके, सब एक साथ आ सके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस। आइए समझते हैं क्या है। देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो है ना, ये क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। फिर यहाँ समझते हैं हम कुछ 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो कहाँ हुई थी, ये हुई थी ब्यूनोस एयर्स, ये आपका अर्जेंटीना में है, और ये दिसंबर 2017 में हुई थी। बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, चाहे वो फिशरीज़ की सब्सिडी को लेके हो, या ई कॉमर्स की ड्यूटीज़ को लेके हो, या बहुत सारी ऐसी नेगोशिएशंस के लिए भी कमिटमेंट किया गया अलग अलग एरिया में। फिर आपके दिमाग में आया होगा कि मैम आपने कहा था कि हर 2 साल में होती है ये, तो मतलब 2021 में भी होगी। तो जी हाँ, 2021 में जो ये होगी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये 30 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक के लिए होगी, है ना। तो अभी तक तो ये न्यूज़ जो इंटरनेट पे है वो अपडेटेड दिखा रहा है कि चेयर करेगा कजाकिस्तान के मिनिस्टर जो ट्रेड एंड इंटीग्रेशन के हैं, बख्यत सुल्तानव। तो जो है ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे किताब के अंदर दिखा रहा है कि भाई इस कॉन्फ्रेंस ये नूर सुल्तान कजाकिस्तान में होगी। खैर ये थोड़ा बदलाव हुआ होगा क्योंकि अपडेटेड मटेरियल है नेट के अंदर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये प्राउड की बात है, इसे होस्ट हम ही लोगों ने किया था, इंडिया ने होस्ट किया था इसे 2019 में, मई की बात है, 13-14 मई को किया था। इसमें कुछ 16 मतलब 16 डेवलपिंग कंट्रीज थी, और कुछ 6 मतलब 6 लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी, जिसे LDC बोलते हैं ना। इन मीटिंग के अंदर उन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और मीटिंग ये उस वक्त हुई थी कि भाई जब मल्टी रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें बहुत दिक्कतें सामना हो रहा था, है ना, कि भाई मल्टी रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम में दिक्कतें थी, तब ये मीटिंग उस समय हुई थी। बहुत चैलेंजेस थे, तो सॉल्व करनी थी चीज़ों को। और अभी यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे मेजर्स उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे मेंबर्स कदम उठा रहे हैं कि जो भी कुछ नेगोशिएशंस के एरिया में डेडलॉक आता है कि हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम हमारी नहीं सुन रहे हो, है ना, तो जो भी डिस्प्यूट आता है उसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो सारे का सारा सब कुछ जो है WTO की मदद से, और क्या इम्पैक्ट्स हैं WTO की पोजीशन पे एज एन इफेक्टिव मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। और कुछ भाई जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है WTO का, उसमें भी कुछ जो है दिक्कतें हैं, दिक्कतें जो है उनको भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आपस में सब सॉल्व हो जाए। तो जो करंट सिचुएशन है, इसकी वजह से जो डिमांड अलग अलग क्वार्टर्स की वो और बढ़ने लगी है कि WTO के अंदर रिफॉर्म लेकर आई है, क्योंकि भाई ये सॉल्व क्यों नहीं करा पा रहा है, सब यूनिलेटरली सॉल्व कर लेंगे तो आपस में इनके मैकेनिज्म का फ़ायदा क्या। जैसे मैं आपको बताया था, इनका बोल्ड है कि भाई सॉल्व कराता है इशूज़ को। ठीक है, तो बहुत आवाज़ ये उठ रही है कि भाई WTO के अंदर रिफॉर्म्स आने लग चाहिए। और जो न्यू दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई ना हमारे देश के अंदर, वो यही एफर्ट था कि सारे लोग एक साथ आओ, डेवलपिंग कंट्रीज आओ और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो एक साथ आओ। ठीक है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आओ जहाँ पे आप सब कंसर्न अपनी जो दिक्कतें हैं वो बताओ। ठीक है, और जो भी दिक्कतें हैं
जो भी इश्यू को लेके दिक्कतें हैं, जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसमें अफ़ेक्ट पड़ रहा है या एक साथ काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी दिक्कतों को बताओ और सॉल्व भी करो। हुँ, तो ये मीटिंग अच्छी रही थी। ये मीटिंग ने सबको एक अपॉर्च्युनिटी दी थी कि आप साथ में आइए, एग्री करिए चीज़ों को, और ये डब्ल्यूटीओ के अंदर रिफ़ॉर्म्स के जो है लाने की बात आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल आगे लाइए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। पीछे तो हटना नहीं है, आगे ही बढ़ना है, तो भई आगे बढ़ना ही है। तो बस ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पे यही बात बोली है कि कज़ाकिस्तान में होगा, लेकिन अभी एज़ पर नेट तो ये बता रहे हैं। तो अगर थोड़ा-सा भी किसी को है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं पिन कर दूँगी उस पर्टिकुलर इंसान का कमेंट। ठीक है? चलिए, ये बात तो हो गई, और थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जॉइन माय मेंबरशिप, सपोर्ट माय वर्क, watch this videos on Facebook, like the page Sirf IAS. All the link are in description box. Thank you. Have a nice day.